अक्सर जब हम प्राचीन साम्राज्यों की बात करते हैं तो कुछ बड़े नाम ही जहन में आते हैं। पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे साम्राज्य की जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं खो सा जाता है, लेकिन एक जमाने में ये दुनिया का केंद्र था। जी हाँ, ये कहानी है कुषाण साम्राज्य की। ये सिर्फ एक और राजवंश नहीं था, बल्कि वो कड़ी थी जिसने प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी सभ्यताओं को एक दूसरे से जोड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब मध्य एशिया की एक खानाबदोश जनजाति वो भला इतना बड़ा, इतना सांस्कृतिक रूप से अमीर साम्राज्य कैसे बना सकती है? ये किसी पहेली से कम तो नहीं है, है ना? सोचिए, एक कबीला जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, वो अचानक इतिहास की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक बन जाए। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, उनकी कामयाबी का राज उनकी लोकेशन में छुपा था। कुषाणों ने खुद को ठीक दुनिया के चौराहे पर खड़ा कर लिया। और ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा पावर प्ले था। इस जबरदस्त स्ट्रैटेजिक पोजीशन ने उन्हें पुराने जमाने की दुनिया का गेटवे बना दिया। और बस इसी वजह से कल्चर और व्यापार का ऐसा लेन देन शुरू हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो आज हम किन किन चीजों पर नजर डालेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि कैसे वो खानाबदोशों से सम्राट बने। फिर बात करेंगे उनके सबसे महान सम्राट कनिष्क की। उसके बाद समझेंगे कि कैसे उनका साम्राज्य संस्कृतियों का एक संगम बन गया। उनकी अनोखी ग्रीको बौद्ध कला को भी देखेंगे और ये भी जानेंगे कि वो सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग के मालिक कैसे बने। और आखिर में उनके पतन और उनकी विरासत पर एक नजर डालेंगे। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, ये कहानी किसी महल या बड़े शहर से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है सेंट्रल एशिया के बड़े बड़े दूर दूर तक फैले घास के मैदानों से। जरा सोचिए, एक कबीला है युएजी, जिन्हें उनके अपने घर से निकाल दिया जाता है और पश्चिम की तरफ एक अनजान भविष्य में धकेल दिया जाता है। और हाँ, ये सब रातों रात नहीं हुआ। इसमें एक सदी से भी ज्यादा का वक्त लगा। युएजी कबीला जिसे चीन से निकाल दिया गया था, वो बैक्ट्रिया में आकर बस तो गया, लेकिन बिखरा हुआ था। फिर कई पीढ़ियों के बाद एक लीडर सामने आया, कुजुल कटफिसिस। उसने इन बिखरे हुए कबीलों को एक किया और फिर उसके बेटे विम कटफिसिस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने विशाल हिंदू कुश पहाड़ों को पार किया और भारतीय उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य को फैला दिया। वो जो खानाबदोश थे, अब सम्राट बन चुके थे। अब यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इन दोनों शासकों के बीच का फर्क। कुजुल ने कह सकते हैं कि नींव रखी, बीज बोया, लेकिन विम ने उस पर एक शानदार इमारत खड़ी की। उसने सिर्फ साम्राज्य को बढ़ाया ही नहीं, बल्कि उसे एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया। और ये जो सोने के सिक्के चलाना था ना, ये सिर्फ अमीरी दिखाने के लिए नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। दुनिया को ये बताने का तरीका था कि देखो, कुषाण आ चुके हैं और वो एक बड़ी आर्थिक ताकत हैं। और फिर आता है कनिष्क का दौर। कनिष्क बिना किसी शक के कुषाणों के सबसे मशहूर शासक। उन्हीं के राज में ये साम्राज्य अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। कनिष्क सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक बिल्डर थे। हाँ, उन्होंने साम्राज्य को फैलाया, लेकिन साथ ही उसे ऐसा बनाया कि उस पर आसानी से राज किया जा सके। दो राजधानियां रखना, ये एक जीनियस मूव था। इससे इतने बड़े इलाके पर कंट्रोल रखना आसान हो गया। और उनका असर सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं था, उन्होंने तो वक्त को भी एक नई दिशा दे दी। तो यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि शक संवत, जिसे आज भी भारत सरकार अपने नेशनल कैलेंडर में इस्तेमाल करती है, उसकी जड़ें कनिष्क के सिंहासन पर बैठने से जुड़ी हैं। ये उनकी विरासत का एक जीता जागता सबूत है ना? लेकिन कुषाणों की असली जीनियस उनकी तलवारों में नहीं थी, बल्कि उनके खुले दिमाग में थी। वो संस्कृतियों के कलेक्टर थे। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो सही मायनों में प्राचीन दुनिया का एक मेल्टिंग पॉट था, जहां सब कुछ आकर मिल जाता था। ये टेबल देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से दिखाती है कि कुषाण साम्राज्य कितना कॉस्मोपॉलिटन था। मतलब उनके शासकों ने भारत से महाराजा की उपाधि ली, चीन से देवपुत्र की, अपने शुरुआती सिक्कों पर ग्रीक भाषा का इस्तेमाल किया और ऑफिशियल भाषा के तौर पर एक ईरानी भाषा बैक्ट्रियन को अपनाया। साथ ही शैव और बौद्ध जैसे भारतीय धर्मों को भी खुले दिल से अपनाया। ये सचमुच में पूरब और पश्चिम का एक संगम था। और ये बौद्ध धर्म के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जरा सोचिए, कश्मीर में उस वक्त के सबसे बड़े विद्वान इकट्ठा हुए हैं और धर्म के भविष्य पर बहस कर रहे हैं। और यहीं पर महायान बौद्ध धर्म, यानी वो शाखा जो आज पूरे ईस्ट एशिया में फैली हुई है, उसको असल में अपनी पहचान मिली। और ये सब मुमकिन हुआ कनिष्क के संरक्षण की वजह से।
और ये जो संस्कृतियों का मेलजोल था, ये सबसे साफ तौर पर उनकी कला में झलकता है। कुषाणों की कला ही उनकी पहचान का सबसे बड़ा विजुअल सबूत है। अच्छा, कुषाणों के समय में दो बड़ी आर्ट स्टाइल्स फली फूलीं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। एक तरफ थी गांधार शैली, जिसमें बुद्ध किसी ग्रीक देवता की तरह दिखते हैं, और दूसरी तरफ थी मथुरा शैली, जो पूरी तरह से भारतीय थी। ये कमाल की बात है ना, एक ही साम्राज्य में बुद्ध को दो बिल्कुल अलग अलग रूपों में दिखाया जा रहा था। ये कुषाण दुनिया का परफेक्ट सिंबल है, कई दुनियाओं का संगम। ये मूर्ति ये अपने आप में एक कहानी है। हाँ, इसका सिर नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमें सीधे सीधे उनकी जड़ों के बारे में बताती है। उन्होंने कोई भारतीय धोती या रोमन टोगा नहीं पहना है, नहीं। उन्होंने एक लंबा भारी कोट और बूट्स पहने हैं, बिल्कुल एक सेंट्रल एशियन योद्धा की तरह। ये दिखाता है कि सम्राट बनने के बाद भी वो अपनी खाना बदोश विरासत को भूले नहीं थे। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना कला से भरा हुआ साम्राज्य, इसको ताकत कहाँ से मिलती थी, पैसा कहाँ से आता था? जवाब है व्यापार से, और खास तौर पर मशहूर सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग पर उनके कंट्रोल से। इसे आप पैक्स कुशाना कह सकते हैं, मतलब कुषाणों की शांति। लगभग 200 सालों तक उन्होंने दुनिया की सबसे जरूरी ट्रेड आर्टरी को कह सकते हैं कि महफूज रखा। इसका मतलब था कि चीन से रेशम, भारत से मसाले और रोम से सोना, सब कुछ बिना किसी रोक टोक के बह रहा था। कुषाण उस जमाने के एक तरह के सुपर टोल गेट की तरह थे, जो दुनिया के दो सबसे बड़े बाजारों रोम और चीन के ठीक बीच में थे। जो भी कारवां उनके इलाके से गुजरता, वो उनकी तिजोरी भरता जाता। वो सिर्फ एक साम्राज्य नहीं थे, वो प्राचीन दुनिया के अमेज़न और वॉल स्ट्रीट सब कुछ एक साथ थे। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहता। अपनी बुलंदियों को छूने के बाद कुषाणों की ताकत भी ढलने लगी। बड़े बड़े साम्राज्य अक्सर बाहर से नहीं, अंदर से टूटते हैं। वासुदेव प्रथम के बाद लीडरशिप कमजोर पड़ गई, और ठीक उसी वक्त दुनिया के मंच पर नए खिलाड़ी आ रहे थे। पश्चिम में ताकतवर ससानी और पूरब में उभरते हुए गुप्त। कुषाण इन दोनों के बीच में फंस गए और उनका महान साम्राज्य टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन आखिर में उनकी विरासत किसी जीत की नहीं, बल्कि घुल मिल जाने की है। वो आए तो हमलावरों की तरह थे, पर वो यहीं के होकर रह गए। वो भारतीय संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा बन गए जिसने धर्म, कला और इतिहास पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या कुषाण इतिहास के पन्नों में बस एक छोटी सी एंट्री हैं, या फिर वो एक ऐसी बुनियाद थे जिसने भारत और सेंट्रल एशिया के बीच एक कल्चरल पुल बनाया? उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि इतिहास हमेशा सबसे बड़ी फौजों से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों से बनता है जो दुनिया को जोड़ते हैं।